वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो लेक्चर हम जो हमारा कन्वेंशन एनर्जी सोर्स है कोल, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, किस तरीके से कोल बनता है, इन सबको डिटेल में देखा। इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट। भाई कोल जो है वो हम मोस्टली पावर प्लांट में प्रयोग करते हैं, बॉयलर के थ्रू उसे जलाते हैं और जलाने के बाद स्टीम पैदा करते हैं, स्टीम से जनरेटर चलते हैं और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सोर्स विच वी यूज बेसिकली मोर एज इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम जनरेट करते हैं। तो हमें पता है कि कोल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है, लेकिन इस कोल कन्वेंशनल एनर्जी का प्रमुख जो सोर्स है वो कोल है। तो इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम इस कोल के एडवर्स इफेक्ट यानी कि विपरीत इफेक्ट को का अध्ययन करेंगे। विपरीत या हम सीधे भाषा में कह सकते हैं कि इसके दुष्प्रभाव, कोल के ज़्यादा यूज करने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं और इसलिए कोल चूँकि एम्पल एनर्जी सोर्स है, हमारे पृथ्वी में जियोग्राफी में हमारे काफ़ी मात्रा में मौजूद है, तो हम इसे प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि क्या कोल जब हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तब इसके दुष्प्रभाव भी कुछ होंगे। हर एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है और उसको यूज करने से और लॉसेस भी होते हैं। तो ये जो चूंकि हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और उस कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कोल का सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं एनर्जी सोर्सेस के लिए, तो हम इसे डिटेल में देखना चाहेंगे कि क्या इसके दुष्प्रभाव हैं हमारे ऊपर या ओवरऑल दुष्प्रभाव क्या है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कोल इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ यह देखा लास्ट वीडियो लेक्चर में कि कोल जो है हम सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कोल जो है ये एक मेन कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग हम और अभी डिटेल में देखेंगे ही, ऑफ कोर्स वो तो है ही। ग्लोबल वार्मिंग को जब हम और जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी एक ग्लोब है, जो हमारे ग्लोब का जो टेम्परेचर बढ़ाने का जो मुख्य सोर्स है, जो कंट्रीब्यूटर है, जिसका सहयोग है, वो कोल है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा दूषी जो है वो कोल है। एंड कोल माइनिंग्स एंड इट्स फ्यूलिंग ऑफ पावर स्टेशन कॉज मेजर एनवायरमेंटल डैमेज। अब कोल माइनिंग से हम कोल निकालते हैं, कोल निकाल के एज अ फ्यूल हम पावर स्टेशन, पावर प्लांट में प्रयोग करते हैं, और यह पावर प्लांट में यूज करने के कारण ये एक मेजर इन्वायरमेंटल डैमेज है। इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो कोल सब क्यों इसके दुष्प्रभाव हैं, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो देखिए सबसे मुख्यतः कोल प्रयोग होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होने के साथ साथ हमारी जो कोल माइंस है, जहाँ से कोयला हम निकालते हैं, वो कोल माइंस और उसको जो हम जलाते हैं पावर प्लांट्स में और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये मेजर कॉज है हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज का। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट आजकल जो सब खराब ज़्यादा हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कोल है। सो कोल माइनिंग हैड बीन वेरी डेंजरस। अब ये कोल तो अभी तक हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा, ये एक मेन कंट्रीब्यूटर है और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का सबसे ज़्यादा है। प्रमुखता ये जो कोल माइन है वो भी सबसे ज़्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक है। द लिस्ट ऑफ कोल माइन एक्सीडेंट इज लॉन्ग। बहुत ज़्यादा उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं और कई सालों से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इवन टुडे एक्सीडेंट आर स्टिल सरप्राइजिंगली कॉमन, मतलब कॉमन सरप्राइजिंग एक्सीडेंट्स होते हैं कोल निकालने के लिए इन कोल माइंस में, और ये हमेशा इस तरीके से होते रहते हैं। सो मैनी माइनर्स ऑल्सो सफर फ्रॉम कोल वर्कर्स
न्यूमोकोनिस ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग। तो ये जो जितने कोल माइनिंग में वर्कर्स काम करते हैं, कोल वर्कर्स जो हैं, उन वो जो कोल वर्कर्स हैं जो कोयला निकालते हैं, वो कोयला निकालने वालों को ये न्यूमोकोनियोसिस ये बीमारी, या इसका जो आसान वर्ड है ये ब्लैक लंग, जो कोल माइंस से कोल निकालते हैं तो उन वर्कर्स को ब्लैक लंग्स की समस्या होती है। उनके लंग्स में कोल के स्मॉल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, कोल डस्ट के पार्टिकल्स उनके फेफड़ों में जाकर बस जाते हैं, जिसके भी कारण उनको सांस लेने की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है और उनकी जो एज लाइफ होती है वो बहुत कम हो जाती है। और ये तो कुछ प्रमुख कारण है जो हमने लिस्टेड किए हैं इस एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोल में। अब इसमें देखते हैं इन 2008 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ग्लोब की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संस्था है WHO, इसने कैलकुलेशन किया। व्हाट कैलकुलेटेड? फर्स्ट आई विल रीड द पैराग्राफ, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। In 2008, the World Health Organization calculated that coal population alone is responsible for 1 million deaths annually across the world. ये 2008 में WHO ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि सिर्फ कोल और कोल से रिलेटेड यूज से हमारी 1 मिलियन डेथ होती है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख मौतें। 10 लाख मौतें साल में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 10 लाख जो मौतें हैं वो स्वाभाविक रूप से होती हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन है कम अप विथ सिमिलर फिगर्स। कई और ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कैलकुलेशन किया और उन्होंने पाया कि ये सिमिलर फिगर में ये होता है, मतलब जैसे WHO होता है तो इसके सिमिलर फिगर में होता है। तो जैसे 2008 में कोल कैलकुलेशन किया तो सिमिलर फिगर में 2008 में इस तरीके से कई सर्वेज हुए और उस सर्वे में नियर अबाउट 10 लाख लोगों के मरने की एनुअली, वार्षिक रूप से 10 लाख लोग मर जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू दिस एनवायरमेंट प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस न्यूमोकोनियोसिस या ब्लैक लंग की बीमारी से तकरीबन इतनी मौतें होती हैं। According to a US report published in 2004, coal-fired power plants slaughter nearly 24,000 lives each year in the US. ये यूनाइटेड स्टेट की स्टडी है जिसमें 2800 फ्रॉम लंग कैंसर से इफेक्टिव है। तो यूएस में एक स्टडी हुई 2004 में जिसमें कि कोल फायर्ड पावर प्लांट में 24,000 लाइव्स को ईच ईयर में कम कर दिया, मतलब उनकी जो आयु है उसको कम कर दी। ये स्टडी हुई कब? 2004 में, वो भी कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसमें से प्रमुखतः इस 24,000 में 2,800 को लंग कैंसर था। मतलब ये कोल इतना डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको हम लंग कैंसर के द्वारा हम इसे इन वर्कर्स को हो गया था। Burning coal releases great quantities of carbon dioxide into the air and also release methane. तो जो कोल बर्न होता है, ये जो होता है ये दो तरीके के गैसेस को ज़्यादा रिलीज करता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है मीथेन। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये गैस स्वाभाविक रूप से निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो हमारे एनवायरनमेंट को और इफेक्ट करती है और एट लास्ट ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। और मच मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, तो इन्हीं में से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो दोनों है, ये दोनों ग्रीन हाउस गैस क्या है इसको हम और डिटेल में नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक हैं कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। So methane account for 10.5% of greenhouse gas emission created through human activity. तो मीथेन जो है ये 10.5%, और वो भी किससे? कोल से ये रिलीज होती है एनवायरनमेंट में।
और जो ह्यूमन एक्टिविटी को के गैस इमिशन को हम इसको कम करते हैं और इससे वो करते हैं। तो 10.5% ग्रीन हाउस गैस की जो जिम्मेदारी है वो किसके थ्रू आती है? कोल के थ्रू आती है। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें सिर्फ हम मीथेन को कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। ओवरऑल जो मीथेन है वो और भी कई एनर्जी सोर्सेज से रिलीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाय का गोबर है या और जो एग्रीकल्चर रेसिड्यूज है उससे भी मीथेन जनरेट होती है। वो हम कमिंग वीडियो लेक्चर्स में और डिटेल में देखेंगे। बट इस कोल से जनरेट हुई मीथेन तकरीबन 10.5% होती है जो इस ह्यूमन एक्टिविटी को हमारे डिस्टर्ब करती है। अब हम देखते हैं, चूंकि कोल एक मुख्य सोर्स है हमारे एनर्जी जनरेशन के लिए, एनर्जी सिनारियो के लिए हमारे देश में, तो अब हम यह देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, जिसमें कि प्रमुखतः इस कोल का प्रयोग करते हैं बॉयलर में जलाने के लिए और स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा। तो अब हम इस थर्मल प्लांट की एक्चुअल कंडीशन हमारे देश में अभी क्या है, इसका हम अध्ययन इस स्लाइड के माध्यम से करते हैं। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, पावर, हम जो एनर्जी जनरेट करते हैं मोस्टली, मैंने कई बार पहले भी कहा है कि हम मोस्टली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंतर्गत हम उसको देखते हैं। और ये डोमिनेटेड मतलब किस तरीके से डोमिनेटेड है? हम जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, हम उस फॉसिल फ्यूल यानी कि कन्वेंशनल फ्यूल की तरह हम इसे यूज करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या पावर जनरेट करते हैं, और ये पावर जनरेट हम इन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से करते हैं। एंड इन पर्टिकुलर कोल, और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को यदि हम देखें तो हम किस पर डिपेंड है? थर्मल पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट मुख्यतः जो घटक है वो क्या है? वो कोल है। अदर घटक क्या है? ऑयल है, गैस है, लेकिन इनकी जो परसेंटेज है वो काफी कम है, और कोल की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा हम प्रयोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में जनरेट करने के लिए। विच इन 2718 प्रोड्यूस अबाउट 3/4 ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम 2017-18 की बात करें भारत में, तो विच इन 2017 एंड 18 प्रोड्यूस अबाउट 3/4 ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 3/4 बिजली की आपूर्ति हमारे देश में 2017-18 के दौरान, वर्ष 2017-18 के दौरान थर्मल पावर प्लांट में होती है, और इस थर्मल पावर प्लांट में हम इसे जनरेट करते हैं। और इसका मुख्य घटक ये कोल होने के कारण हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और कन्वेंशन एनर्जी से हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। However, the government is pushing for an increased investment in renewable energy. लेकिन हमारी जो सरकार है 2018 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर ज़्यादा रहे, इसका प्राथमिक रूप से अध्ययन करके इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और ये ध्यान हमें भी रखना है कि हमें एनर्जी सोर्सेज का, बिजली का प्रयोग कम से कम करना है। द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ऑफ 2018 प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2018 में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेरेशन दिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंट्री डज नॉट नीड एडिशनल नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट्स इन द यूटिलिटी सेक्टर अंटिल 2027। यानी कि ये एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलीवर किया 2018 में। ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि हम 2027 तक, चूंकि इसके बाद और सेंटेंस में इसका डिक्लेरेशन है ही डिटेल में, लेकिन 2027 तक किसी भी एडिशनल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस पर डिपेंड कोई भी पावर प्लांट जरूरी नहीं हो थर्मल हो,
किसी भी और अदर फॉसिल फ्यूल पर भी इसको इंस्टॉल नहीं करना है। ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 2027 तक। ये स्टेटमेंट किस बेस पर दिया है इसे भी देखने की कोशिश करते हैं। विद द कमीशनिंग ऑफ 50,025 मेगावाट कोल बेस्ड पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 25 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट का अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अचीविंग इससे क्या अचीव होगा, इससे अचीव होगा कि 2,75,000 मेगावाट टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ नियरली 48,000 मेगावाट ओल्ड कोल फायर प्लांट। तो ये इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारी जनरेटेड कैपेसिटी है 2,75,000 मेगावाट, जो विभिन्न सोर्सेस पर और खासकर रिन्यूएबल पावर पर आधारित है, उस पावर पर आधारित होने के कारण हम इसमें से तकरीबन 48,000 किलोवाट को हम पावर प्लांट जो है कोल फायर्ड पावर प्लांट है उसको हम ऑब्सोलेट कर देंगे, मतलब ये थर्मल पावर प्लांट हम बंद कर देंगे। कब? 2027 में। और हम ज्यादा से ज्यादा जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम रिन्यूएबल सोर्सेस के रूप में ज्यादा प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि आगे आने वाले इसमें थर्मल पावर प्लांट का भविष्य नहीं है और रिन्यूएबल एनर्जी के ज्यादा सोर्सेस हम प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए हम एज अ सब्जेक्ट भी से काफी इम्पोर्टेंट देते हैं इस सब्जेक्ट को, और न कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट बल्कि और जितने भी सोर्सेस हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है हम उस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो 2,75,000 मेगावाट जो हमारा टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर है, ये देखिए रिन्यूएबल पावर जब ये पूरी तरीके से आ जाएगा 2027 में तो तकरीबन 48,000 मेगावाट ओल्ड कोल फायर प्लांट्स को हम ऑब्सोलेट कर देंगे, हटा देंगे। तो इसलिए अब हम कहां से जा रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से रिन्यूएबल सोर्स की ओर। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इस कोल को हम ज्यादा यूज करते हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होने के कारण, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण, थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या ज्यादा होने के कारण, पॉल्यूशन ज्यादा होने के कारण हम इसे ऑब्सोलेट कर रहे हैं आगे आने वाले सालों में। और हम अपनी डिपेंडेंसी किस पर बढ़ा रहे हैं, हम अपनी डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ा रहे हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी सम फ्यू अनदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जिसका हम प्रयोग करते हैं और उसे और डिटेल में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।